नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा के नए भाग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य रहता है कि हम आप तक स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक जानकारी पहुंचाएं और आपके स्वस्थ और सुखद जीवन में एक योगदान प्रदान करें। तो उसी उद्देश्य को थोड़ा आज हम और सफल बनाएंगे और आज हम बात करने वाले हैं लीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में और साथ ही आयुर्वेद में उसके क्या इलाज उपलब्ध हैं। इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वर्तिका कुमारी को, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वर्तिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार। वर्तिका जी, जैसा कि अभी हमारा जो जीवन हो गया है वो इतना तनाव से भरा हुआ है कि मतलब हमें दो पल का भी चैन नहीं कि हम बैठ के घर में अपने घर के बने खानों को खा सकें। और यही रीज़न है कि आजकल तो रेडी टू ईट पराठे भी मार्केट में आ चुके हैं। और जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है और ऐसे समय में हमारा जो ये आदत है तले भुने खाने का, तो कहीं ना कहीं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और चूँकि लीवर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके फंक्शंस में बहुत ज़्यादा कठिनाई प्रकट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप मेडिकल टर्म्स में हमारे दर्शकों को बताएं कि लीवर क्या होता है और साथ ही उसके क्या फंक्शंस हैं। जी बिल्कुल। लीवर जो है हमारे शरीर में एक वाइटल ऑर्गन है और लीवर एक अंग्रेजी टर्म है। इसको आयुर्वेद में हम यकृत के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इसकी चर्चा यकृत ही बताई गई है। जैसे हमारे चरक सुश्रुत जो भी ग्रंथ है आयुर्वेद में, उसे यकृत के रूप में। और ये यकृत शब्द जो है ये आपको ये उदर रोग के अंदर आता है। उदर रोग जो हमारे यहाँ 8 तरह के होते हैं, उसमें एक यकृदालोदर करके भी नाम आता है, जो हमारे 8 प्रकार के रोगों में एक ये रोग है। तो सबसे पहले हम तो ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यकृत है क्या। जी। तो यकृत हमारे अपर मोस्ट पार्ट, यानी हमारे जो पेट का ऊपरी हिस्सा है, इस तरफ दाहिने साइड में, हृदय के नीचे, जस्ट हृदय के नीचे और अपर क्वाड्रेंट में आता है। एब्डोमेन का जो अपर पार्ट है उसके दाहिने साइड में, ये हृदय के जस्ट नीचे वाले भाग पे एक बड़ा सा ऑर्गन होता है जो यकृत के रूप में जाना जाता है। और इसका जो रंग होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। इसके 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब बोलते हैं और लेफ्ट लोब बोलते हैं, जिसमें महिलाओं में इसकी जो वज़न है ये आपको 1300 ग्राम होता है और पुरुष में इसका जो वज़न है वो 1600 ग्राम होता है। ठीक है। और लीवर की देखा जाए तो यकृत की हम बात करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसे हम यकृत ही बोलते हैं, लीवर तो अंग्रेजी टर्म है। तो लीवर का हमारा जो बॉडी में योगदान है, रोल है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे ज़्यादा है। जी। इस वजह से ये खान पान की जो बात आपने अभी बताई है, इस वजह से लीवर की वजह से ये सारी रोग, उदर रोग के जितने रोग हैं ना, वो सभी लीवर उसमें सहयोग करता है। इसलिए सभी लोग जो भी खा पी रहे हैं उसमें उनका मिथ्या आहार विहार का देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। वर्तिका जी, जैसा कि हमारा जो लीवर है वो कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कि हमारा जो भी हम खाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और साथ ही ग्लाइकोजेन भी बनाता है, ताकि जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाए तो वो फिर से हमें एनर्जी दे सके। प्रोटीन वगैरह बहुत सारे काम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या लीवर के फंक्शंस हैं जिससे कि वो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कुछ फंक्शंस बताएं हमारे दर्शकों को। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने बोला है। इसमें लीवर के फंक्शंस में बहुत ही वेरियस फंक्शंस हैं, जैसे मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे आपने बोला कि मेटाबॉलिक फंक्शन। इसके अलावा उसका बाइल का सेक्रेशन है, बाइल का एक्सक्रीशन है। इसके अलावा भी आपका लिपिड प्रोफाइल पे वो काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। इसलिए लीवर का बहुत ही मेजर रोल कह सकते हैं। जी। जैसा कि अभी देखा जाए तो हमारा जो लीवर डिजीज़ है वो नंबर 8 पे आता है। अगर डेथ की बात की जाए कि मतलब कि सबसे ज़्यादा किस बीमारी से डेथ होते हैं, तो वो नंबर 8 पे आता है। और साथ ही अगर हमारे भारत की बात की जाए तो करीबन 3% से भी ज़्यादा लोगों को लीवर डिजीज़ होने लगे हैं। और ये संख्या भले अभी छोटी दिख रही होगी, लेकिन अगर ग्लोबल टर्म्स में देखा जाए तो करीबन 200 मिलियन जो केसेस आते हैं ग्लोबल टर्म्स में, उसमें 18% जो है वो अकेले हमारा भारत से होता है। तो कहीं ना कहीं ये लीवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है और एक अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लीवर डिजीज़ में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
क्योंकि लीवर डिजीज़ में बहुत ही रेयरली डिजीज़ ऐसा है जो आपको दुख ना दे जी, क्योंकि ये एक सॉफ्ट पार्ट है। पहले ही मैंने बताया कि ये काफ़ी सॉफ्ट पार्ट है, बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही सॉफ्ट है, और सॉफ्ट पार्ट में जब भी कोई रोग ग्रसित होता है तो उसमें हमें बहुत ही पीड़ा होती है जी, जैसे उसकी जो पेन होती है वो असहनीय होती है। जैसे लीवर की डिजीज में सबसे पहले हम आते हैं आपको पांडु रोग, जो आयुर्वेद में इसे हम पांडु के रूप में बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में आइएगा तो एनीमिया है। अच्छा। और इसकी चर्चा हम पांडु रोग की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमारा बहुत ही कॉमन डिजीज जॉन्डिस आने वाला है जी, लीवर से जो हो रहा है। तो जॉन्डिस से पहले हमारे आयुर्वेद में पहले पीलिया होता है, ठीक है, उसी को जॉन्डिस बोलते हैं, बट पीलिया को भी उसमें आयुर्वेद में और प्राचीन नाम दिया गया है पांडु, पांडु रोग। और आपने इसे महाभारत में भी सुना होगा, पांडु जो थे, हाँ, पांडुओं के फादर पिताजी, वो पांडु रोग से ही ग्रसित हुए थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा वात पित्त कफ में पित्त दोष की अधिकता हो जाती है। जैसे बात हम जॉन्डिस के बारे में कर रहे हैं। हाँ, तो ये जॉन्डिस के पूर्व रूप में हमें पहले पांडु रोग की चर्चा थोड़ी करनी होगी, क्योंकि जॉन्डिस तभी होगा जब आपका पांडु रोग में पित्त की अधिकता होती है, ठीक है। पित्त जब मात्रा उसकी अधिक हो जाएगी बॉडी में तो वो क्यों होता है ये हमें देखना है। तो उसकी अधिकता तब होती है जब हम उष्ण अम्ल द्रव्य का आहार विहार ज़्यादा करते हैं, अगर ज़्यादा ही अम्ल विदाही द्रव्य खा रहे हैं, या फिर हम जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, या खाना खाते हैं और फिर तुरंत बिना पचे ही हम फिर खा ले रहे हैं, उसको अध्यसन बोलते हैं आयुर्वेद में जी। या फिर खाना खा के तुरंत मैथुन कर्म भी कोई अवॉइड नहीं कर रहा है तो भी ये हो सकता है, ठीक है। पित्त की विकृति बता रही हूँ मैं, क्योंकि जब तक पित्त की विकृति नहीं होती है आयुर्वेद में तब तक आपको पांडु रोग भी नहीं हो सकता, और पांडु रोग नहीं होती है तो आपको जॉन्डिस भी नहीं हो सकता, यानी आपका कामला रोग के रूप में ये जाना जाता है। जॉन्डिस जो है इंग्लिश टर्म है, अंग्रेजी में एलोपैथ में हम इसे जॉन्डिस बोलते हैं, बट आयुर्वेद की भाषा में आइए तो आप इसे कामला रोग से बोला जाता है, कुंभ कामला बोला जाता है, उसी का एडवांस फॉर्म, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये क्या होता है कि हमारे जो पित्त की अधिकता है, दोष वात पित्त कफ होता है, वो पित्त जब भी उसकी अधिकता होगी बॉडी में, जो हमारा निदान है, जो आहार विहार की गड़बड़ी से जो हम खाते हैं, तो पित्त क्या करता है, हमारे हृदय में जो 10 धमनियाँ हैं उसको वात के सपोर्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। जब वो सर्कुलेट हो जाएगा तो हमारी त्वचा पे वो उसका कलर दिखता है, मुख पे दिखता है, नाखून पे दिखता है, या यूरिन में भी अगर आपका पिलाव रक्त लेके यूरिन आ रहा है रेडिश होते हुए, लाल रक्त लेते हुए, तो हम उसे पांडु रोग के रूप में कहते हैं, ठीक है। और वही पांडु रोग का ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, उसके बाद फिर से उष्ण अम्ल द्रव्य, विदाही द्रव्य, गुरु द्रव्य, देर से पचने वाले द्रव्यों का जब हम खान पान करते हैं तो हम उसे जॉन्डिस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वही रोग, वही पांडु रोग जॉन्डिस हो जाता है जी, ठीक है। जॉन्डिस के अलावा और क्या क्या बीमारी हो सकती है लीवर में गड़बड़ी होने के कारण? आपको कॉमन अभी फैटी लीवर ज़्यादा है हमारे तो हिंदुस्तान में, मोस्टली हमारे ओपीडी में भी जैसा कि आपने बोला कि जो जॉन्डिस है उसके बाद अनीमिया भी काफ़ी ज़्यादा, तो पहले अनीमिया होता है, अनीमिया के बाद ही जॉन्डिस होगा जी। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी जानकारी अनीमिया के बारे में दें, बिकॉज कहीं ना कहीं जो अनीमिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि हमारी जो फीमेल है उसमें बहुत ज़्यादा होने की चांसेस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है, रक्त अल्पता, हमारे आयुर्वेद की भाषा में आइए तो उसे हमें रक्त की कमी बताना बोलते हैं। अब रक्त की कमी कब होती है, जब हमारा पित्त दोष बॉडी में क्या करता है कि आपको मेद धातु और रक्त धातु की विकृति करता है जी। जब वो विकृति करेगा तभी हमारा बॉडी पीताभ रंग का हो जाता है, पीले रंग का, थोड़ा सा हरा लिए हुए, जिसको हम लोग आम भाषा में कामला रोग या जॉन्डिस रोग बोलते हैं उसे। तो पहले हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑटोमेटिक जो बॉडी है वो सीधे ही आपको क्या बोलते हैं, उसको अजीर्णता आ जाएगी, उसको श्रम लगेगा, क्लम लगेगा, मतलब उसको लगेगा कि मेरे बॉडी में कुछ ऐसा है नहीं, ताकत नहीं है, फिर उसको लिथार्जी लगेगी, है ना। तो एनीमिक तो ऐसे ही हो जाएगा वो। और पिलाव वाले जो है तो सारे पे दिखेगा, पिलाव जो बर्न है रक्त की कमी की वजह से वो आपको आँखों में दिखेगा, नेत्र पे, मुख पे दिखेगा, आपके नख पे दिखेगा, ये यूरिन में दिखेगा, स्टूल में भी दिख सकता है। उसका स्टूल का कलर बिल्कुल विवर्णता में हो जाएगा, वो पीला नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूल का कलर नॉर्मल पीला होता है,
लेकिन उस वक्त उसका कलर की भी विविधता हो जाती है, वो डिफरेंट कलर का दिखता है। ये तो बात हो गई जॉन्डिस और एनीमिया के बारे में। एक बहुत जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में जो अभी एक बीमारी चल रही है वो है एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम, जो कि हर एक दूसरे इंसान को, अगर हर दूसरे घर में देखा जाए तो सबके पास वो गैस की टैबलेट अवेलेबल है, बिकॉज मतलब पाचन क्रिया इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या लीवर में प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसको आयुर्वेद में, जिसको आप बोल रही हैं एसिडिटी, जी, आयुर्वेद में इसको अम्लपित्त नाम से बोला जाता है, इस रोग को अम्लपित्त। और ऐसा एक सामान्यतः आपने सुना होगा कि बिना आग का धुआं नहीं होता जी। तो अगर कहीं ना कहीं अम्ल है, एसिडिटी है, तो धुआं भी है, यानी गैस भी है। तो जो भी पेशेंट या रोगी अगर पित्त से परेशान है, जिनको पित्त बन रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा यहाँ दाह बर्निंग होता है हार्ट के पास, चेस्ट के पास, उसको समझता है कि हाँ हार्ट में मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा समथिंग, कुछ नहीं होता है। वो एसिडिटी उनको सर्कुलेट होती है ऊपर की तरफ, जिसको जड़ भी बोलते हैं। अच्छा। तो पित्त की अधिकता, बाइल का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और उस वजह से हो रहा है। और लेकिन उस दौरान आपको गैस भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि गैस नहीं बना हुआ है, गैस भी बना हुआ है। और ये सब फैटी लीवर की वजह से ही होता है। अच्छा। जो रोगी को पता नहीं लगता जी। जैसा कि आप बहुत बार बोली फैटी लीवर, और अगर संख्याओं की बात करें तो अगर लीवर डिजीज़ में देखा जाए तो अभी अगर इंडिया में करीबन 40% लोगों को फैटी लीवर की ही प्रॉब्लम हो रही है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फैटी लीवर कैसे होता है और मतलब उसमें क्या चेंजेस आती है हमारी बॉडी में। जी बिल्कुल। फैटी लीवर में पहले तो हम ये जानेंगे कि किस वजह से हो रहा है, वो उसका निदान परिवर्जन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि 60 to 70% लोग जो अल्कोहलिक हैं जी, उस वजह से फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा उष्ण द्रव्य, विदाहित द्रव्य, गुरु भोजन, गरिष्ठ भोजन जो देर से पचता है उसको हम लोग गुरु भोजन ही बोलते हैं। अच्छा। आयुर्वेद की भाषा में गरिष्ठ भोजन बोलते हैं, जैसे कि उड़द की दाल है, कुल्थी है, तिल है, तिल की खली है, तिल का तेल है, आप यूज़ कर रहे हैं अगर सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, या फिर अध्यशन है, खाना के बाद पचा नहीं, आपने फिर खा लिया। बहुत लोग होता है ऐसा, खाते रहता दिन भर, है ना। और इसके अलावा भी फिर है कि आप जैसे कि तेल मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, है ना, इन सब कारणों से हो सकता है। अच्छा, तो फैटी लीवर जब हमारा हो जाता है तो मतलब उसमें क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में? जी बिल्कुल, उसमें लीवर की जो नॉर्मल साइज होती है वो बढ़ जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर ही फैटी लीवर है। अच्छा। उसमें फैट्स का जमा होना भी आप फैटी लीवर कह सकते हैं, लेकिन किसी भी वजह हो, चाहे वो फैट जमा हो या ना जमा हो, उसका एनलार्जमेंट हो गया तो लीवर की साइज थोड़ी बढ़ जाती है जो नॉर्मल होती है। अच्छा। तो फैटी लीवर होता है। और उसकी वजह बहुत कुछ होता है, जैसे उसको हेवीनेस लगेगा, फ्लैटुलेंस लगेगा, पेट उसका लगेगा भरा भरा, उसको अरुचि लगेगा, मतलब खाने का मन नहीं करेगा, उसको इंडाइजेशन लगेगा, उसको ये लगेगा कि बार बार डकार आ रहा है उसको। अच्छा। है ना, फिर थका थका सा लगेगा, लेटे रहे, फुर्ती नहीं लगेगी, काम नहीं करेगा जी। ये सब उसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी के लीवर जो है वो फैटी हो गए हैं तो मतलब ये सारे सिम्टम्स उसमें भारी भारी लगेगा, उसका पेट भरा भरा लगेगा। पेट भी जैसे होता है क्या है कि नॉर्मल जो स्टमक है, पेट, उसको छूने से सॉफ्ट रहता है। अच्छा। अगर आप उसको टच कर रही हैं तो मुलायम लगेगा, लेकिन जब भी आपका लीवर का साइज एनलार्ज हो रहा है उसकी वजह से डाइजेस्टिव इम्पेयरमेंट होगा, पाचन शक्ति की गड़बड़ी हो जाएगी, तो वो फूला फूला लगेगा, भरा भरा, छूने पे टाइट लगेगा। जैसे हम लोग अपने ओपीडी में चेक करते हैं, पर एब्डोमेन देख रहे हैं तो वो टाइट टाइट सा लगेगा कि कुछ भरा भरा सा है। अच्छा, तो जैसे कि अगर लीवर डिजीज़ की बात करें तो करीबन 3 में से 2 लोगों को सिम्टम्स आते हैं और एक ऐसे कोई एक होते हैं जिन्हें सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो जिन्हें सिम्टम्स नहीं आएंगे तो फिर आगे चल के तो ये क्रोनिक डिजीज़ बन जाएगी, और उसके बाद फिर जब क्रोनिक डिजीज़ हो जाएगी तो फिर आगे चल के और क्या क्या ऐसे डिजीज़ का ये रूप ले सकती है जिससे कि हमारी डेथ भी हो सके। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोई भी अगर जो बीमारी लीवर से जो जुड़ी है, अगर उसे हमने स्टार्टिंग स्टेज में नहीं ध्यान दिया तो आगे चल के ये कौन सा खतरनाक प्रारूप ले सकती है ये लीवर डिजीज़। ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है? उसमें एक तो हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है, वो आपको कंटेमिनेशन से हो सकता है, मदर टू फिटस भी होता है, और किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है ये। अच्छा। हेपेटाइटिस अगर उसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर में उसमें क्या है कि फिल्ट्रेशन होगा, डिफ्यूजिंग सेल होता है, उसमें डिफ्यूज़ करता है सेल्स जो होता है उसका एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, और बाकी ऐसे हेपेटाइटिस के तो कई टाइप्स हैं, 5-6 टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं, बट उसमें जो ए होता है वो रेयरली ही होता है, सबको नहीं होता। बी क्रोनिक होता है, हेपेटाइटिस बी क्रोनिक डिजीज़ है, और एक पेरेंटल डिजीज़ है, पेरेंट टू चिल्ड्रन आता है, और इसका ट्रीटमेंट भी है,
और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 30 to 180 डेज़ है। तो इसको हम केयर कर सकते हैं। अगर इसको केयर कर लेते हैं तो वो जो आप बोल रही हैं कि उसका कॉम्प्लिकेशन जो क्रिएट होता है सिरोसिस ऑफ लीवर, वो सब नहीं होगा। तो आगे चल के ये कैंसर का भी रूप हाँ, कैंसर कार्सिनोमा हो सकता है, क्योंकि बहुत एडवांस फॉर्म हो गया सिरोसिस ऑफ लीवर में, तो वो कैंसर का रूप धारण कर सकता है, क्योंकि उसमें नोड भी बन जाते हैं ना, बीच में नोड्स बन गया, उसका सेल्स डिफ्यूज हो गया, डिफरेंट टाइप का उसका सेल्स हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। हम एक और बात जानना चाहेंगे कि क्या लीवर डिजीज जो है, क्या ये भी इनहेरिटेड हो सकता है कि अगर पेरेंट्स लाइन में या फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो क्या आगे चल के ये ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं, जॉन्डिस में नियोनेटल जॉन्डिस में हो सकता है, अगर मदर को है तो उस दौरान उसे नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है उसमें, लेकिन बिलिरुबिन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 mg/dl हो रही है तो उसको हम एट बर्थ ही वही चेक करके और उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वो ठीक हो जाता है जी। ठीक है। बाकी आपका हेपेटाइटिस हो सकता है, फैटी लीवर नहीं हो सकता है। फैटी लीवर में है कि आपके मिथ्या आहार विहार की वजह से ही मोस्टली होता है जी। ठीक है। जैसा कि जो अल्कोहल कंजम्पशन है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लीवर डिजीज़ होने का, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो करीबन 40% ऐसे जो पेशेंट आ रहे हैं वो है नॉन अल्कोहलिक, यानी कि उन्होंने कभी अल्कोहल लिया भी नहीं लेकिन फिर भी उन्हें लीवर डिजीज़ हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि लीवर डिजीज़ होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं, ताकि मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कि अल्कोहल नहीं भी कंज्यूम करें बट स्टिल वो जो है सफ़र कर रहे हैं इस डिजीज़ से, तो उन्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्या कारण होते हैं ऐसी बीमारियों। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ही आपने बात कही है, क्योंकि अल्कोहल ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अल्कोहलिक हैं, सभी लोग मद्यपान नहीं करते, लेकिन फैटी लीवर के पेशेंट बहुत हैं, बहुत रोगी हैं जिनको। तो इसमें देखा जाए तो हमारे आयुर्वेद में तो यही कही गई कि कोई भी रोग मिथ्या आहार विहार की वजह से ही क्रिएट होती है। उसका जो निदान परिवर्जन है वही है कि कोई भी रोग हो रहा है तो आप उसमें पहले रूट कॉज हमें ढूंढना चाहिए। तो अब हम फैटी लीवर पे बात कर रहे हैं, तो फैटी लीवर में है कि अब कोई गरिष्ठ भोजन हमेशा कर रहा है, लगातार बहुत दिन तक दही का सेवन कर रहा है जो वर्जित है। कंटिन्यूटी में दही का सेवन कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उड़द का दाल से बने पदार्थ जैसे आपका दही बड़ा, ये सब वगैरह, जो डोसा इडली, तो ये सब जो गुरु गरिष्ठ भोजन है ये लॉन्ग टाइम तक नहीं करना है। उसकी वजह से आपको यकृत लालोदर जो बोलते हैं आयुर्वेद में, जिसको आप एनलार्जमेंट ऑफ लीवर कह रही हैं, वो हो सकता है ठीक है। उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पेयरमेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि आप खाना खा रहे हैं और मैथुन कर्म कर रहे हैं तो भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा अगर कोई अपने श्रम से, जिसको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, एक कमज़ोर व्यक्ति है और भारी बोझा उठा रहा है, बहुत भार उठा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका लीवर डैमेज हो सकता है। अच्छा। क्योंकि कई बार होता है कि अत्यधिक भार उठा रहा है, आप देखे होंगे लेबर ग्रेड में या कहीं भी कोई भी भारी चीज़ उठा रहा है, तो उस केस में लीवर डैमेज हो सकता है। या चोट लगती है, अगर किसी को छाती पे चोट लग गया बहुत ज़ोर से, असहनीय, उस केस में भी हम आयुर्वेद में हम लोगों ने जाना है, सुना है ग्रंथों में कि उसमें भी, उस केस में भी हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। जी। ये तो बात हो गई कि क्या क्या रीज़न है बीमारी होने के। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि मतलब क्या क्या जनरल तौर पे अगर कोई भी लीवर डिजीज़ हमारे बॉडी में हुई है तो क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, उसके सिम्टम्स इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप से तो नहीं आता है, बट जो पूर्व रूप है वो थोड़ा बहुत, अगर कोई कॉन्शियस पेशेंट है जो थोड़ा सचेत वाला है, उसको लग रहा है कि नहीं थोड़ा हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो उसके सिम्टम पूर्व रूप के रूप में उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, उसको भूख कम लगेगी, उसको भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा उसको लगेगा मेरा पेट भरा भरा है। अच्छा। इसके अलावा उसको डकार बार बार आएगा, उसको कम खा के भी उसकी लगेगा कि भूख मिट गई, ठीक है। और हेवीनेस लगेगा, पेट में उसको भारी भारी सा लगेगा। और सबसे ज़्यादा है कि वो स्टूल पास नहीं करेगा, उसको कब्ज लगेगा, जिसको बोलते हैं कि उसको आयुर्वेद में जैसे आध्यमान, पेट फूला फूला लग रहा है, स्टूल पास करने गया, स्टूल उसका पास हुआ नहीं, कम हुआ, पूरा नहीं हुआ, बट पेट साफ नहीं हुआ, तो उसको कब्ज ही बोलेंगे। इस तरह का सिम्टम हो सकता है फैटी लीवर में। जी। जैसा कि अगर हमने देखा कि जो लीवर डिजीज़ है काफ़ी क्रोनिक बनने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें, और डेथ के मामले में देखा जाए तो करीबन 2 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ ग्लोबल टर्म्स में हो रहे हैं इसके, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी बनते जा रही है। वैसे तो एलोपैथी में बहुत सारे इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाज है जो कि हमें बहुत टाइम तक चलाना पड़ता है और साथ ही कुछ इफ़ेक्टिव भी नहीं मिल पाता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या इलाज उपलब्ध है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल, आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत ज़्यादा है, वेरियस ट्रीटमेंट है बहुत। आप इसे घरेलू भी आप लेंगी तो बहुत ज़्यादा है। और औषधि के तौर पे पहले हम बात करते हैं कि औषधि में हम क्या क्या ले सकते हैं। आयुर्वेद में समस्त तरह के जो लीवर डिजीज़ हैं, यकृत विकार, सभी रोगों में एक तो हम काढ़ा के रूप में जो देते हैं, जैसे पुनर्नवारिष्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, सोथ में अच्छी मेडिसिन है वो। तो जैसा कि एनलार्जमेंट होता है, लीवर डिजीज में एनलार्जमेंट हो गया, लीवर का फूलना, लीवर का बढ़ जाना है ना, तो उसमें हम लोग पुनर्नवा से बने कोई भी औषधि, जैसे उसका टैबलेट भी बनता है, पुनर्नवादी मंडूर करके आता है, हर कंपनी बनाती है उसे, या हम अपने उपास्य आयुर्वेदा में भी जब मैं यूज़ करती हूँ तो पुनर्नवादी मंडूर देती हूँ, पुनर्नवारिष्ट देती हूँ। आरोग्यवर्धिनी बटी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आयुर्वेद में उसे सर्वरोग हर के रूप में कही गई है, जो हमारे चरक सुश्रुत की बताई हुई दवाइयाँ हैं, ठीक है, ग्रंथों की। तो ये सब औषधियाँ उसमें बहुत काम करता है। अब आइए आप शास्त्रीय मेडिसिन पे, क्लासिकल पे, तो भस्म पिष्टी रस रसायन में स्वर्ण बसन मालती रस बहुत ही अच्छी औषधि है, प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छी औषधि है, काशीस भस्म बहुत ही अच्छी औषधि है, जो हमने दे के देखा है हज़ारों पेशेंट पे जी। ये काम करता है। और फैटी लीवर का जैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आया पेशेंट, हमने उसको 3 महीने चला दिया कंटिन्यूटी में सारी मेडिसिन को, और पेशेंट उसमें अब 3 महीने के बाद जो अल्ट्रासाउंड लेके आएगा वो नॉर्मल रिपोर्ट आता है, और पेशेंट अपना कंप्लेंट भी जो पहले बता रहा था वो अब नहीं रहता है जी। तो ये प्रैक्टिकल है काफ़ी इन मेडिसिन का, जो मेडिसिन मैंने डिस्कस किया है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, मैंने अपने क्लिनिक पे भी देखा है, और प्लस मैं वैसे भी जैसे घर में भी किसी को दिया है, फैमिली मेम्बर में भी, तो ये काम किया। ये जो इलाज होता है ये करीबन कितना टाइम पीरियड तक चलता है? जी बिल्कुल, इसका अब देखते हैं कि उसका डिजीज़ का सीवियरिटी कितना है। अगर किसी को बहुत तुरंत 1 वीक से उससे अनकम्फर्टेबल लगा, जैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा उसको गड़बड़ लग रहा है, तो 1 वीक से अगर उसको दिक्कत लग रही है तो हमें 1 मंथ का ही मेडिसिन उससे देना चाहिए। 1 मंथ में ही वो आके आपको फिर रिपीट करके बताएगा कि मुझे क्या आराम मिला। 90% वहाँ वो बोल देता है कि मुझे आराम है। लेकिन अगर किसी का क्रोनिक है, काफ़ी टाइम से उसकी समस्या चल रही है, तो उसे हमें 3 महीने तक कंटिन्यू खिलानी चाहिए। अच्छा, मतलब कि अगर एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 मंथ्स के अंदर में इसके इलाज बिल्कुल। फैटी लिवर 3 मंथ्स में मैंने इलाज किए हैं, बहुत पेशेंट के किए हैं, काफ़ी रोगी ठीक हुए हैं, और हमारे पास फीडबैक भी है, बहुत सारे पेशेंट की फीडबैक है जी। तो क्या दोबारा होने के भी चांसेस कुछ ऐसा रहता है क्या कि मतलब अगर आयुर्वेदिक इलाज हमने कराया तो उसके बाद फिर से आने की चांसेस? हाँ बिल्कुल, देखिए फिर से आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इसमें रोगी क्या करता है, अपना आयुर्वेद है ये, आयुर्वेद में सबसे पहले मैंने पहले बताया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है इसका निदान परिवर्जन है। जिस वजह से रोग होता है हमें पहले उसको ढूंढना होता है। तो मान लीजिए गुरु विदाही अनद्रव्य आप खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, आप खाना खा के तुरंत आप दोबारा फिर से खा लिए, या फिर मैथुन कर्म कर लिए, ये मिथ्या आहार विहार अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको फिर से रिपीट हो जाएगा जी, है ना। ज़्यादा मान लीजिए ऑयली स्पाइसी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, है ना, ओवर ईट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बॉडी है, बॉडी तो आप कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती ना जी। क्या ये ऐसा है कि मतलब ये जो आयुर्वेदिक इलाज है ये क्या रेस्ट्रिक्टेड है कि मतलब सिर्फ कुछ लोगों के कुछ वर्ग के लोगों को ही कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे जो इलाज होते हैं वो गर्भवती माँ या फिर बुजुर्ग पे नहीं किए जाते, तो क्या लीवर डिजीज़ के जो इलाज आयुर्वेद में है क्या ये भी रेस्ट्रिक्टेड है ऐसे कुछ? हाँ, जैसा अब गर्भिणी स्त्री को जैसा देखा जाता है ना कि उसमें सभी चीज़ नहीं देना है। अच्छा। उसमें वही चीज़ देना है जो बच्चे को नुकसान ना, उसके फिटस को देखते हुए। तो वैसे तो गर्भिणी स्त्री में बहुत सारी चीज़ों को मना किया गया है जी। और अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो मत दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए उससे कुछ दिक्कत लग रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत है उसको, तो उस दिक्कत के लिए घरेलू उपचार हम अपना सकते हैं, ठीक है, घरेलू उपचार अपना सकते हैं, या फिर जैसे कि माइल्ड मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कई बार होता है गर्भिणी स्त्री को बहुत खांसी हो गया जी। तो लीवर डिजीज में भी खांसी सिम्टम है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि खांसी से बहुत ज़्यादा जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आता है, थोड़ा एडवांस स्टेज आता है, तो उसमें खांसी इसका सिम्टम है। बहुत पेशेंट खांसी भी बताते हैं आके। अच्छा। तो उस केस में हम उसे थोड़ा माइल्ड मेडिसिन घरेलू तौर पे दे सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि आयुर्वेद में आहार विहार जो है, अगर इसको अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर यूज़ करके चले तो हमें जो है हम कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कुछ अगर ऐसे एक्सरसाइज या योगा जो हमारे दर्शक है अगर वो रोज़ाना की ज़िंदगी में करें तो वो लीवर डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। तो कुछ अगर ऐसे योगा एक्सरसाइज है तो बताइए। इसमें हमें लीवर डिजीज़ में पहले तो हम आहार विहार पे ही आते हैं। घरेलू चीज़ कुछ अपनाने से लीवर डिजीज होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तक इसमें योगा जितना काम नहीं करेगा जितना कि आप घर में कुछ चीज़ें खाली पेट
एम्प्टी स्टमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो योगा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक इंटरनल ऑर्गन है और इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम योगा करके बहुत ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते, निजात नहीं पा सकते, बट जैसे कुछ चीज़ें हैं, खाली पेट सुबह अगर हम त्रिफला का क्वाथ अगर उसे मधु के साथ यूज़ करते हैं ठंडा करके, तो वो हमें बहुत ही लाभकर रहेगा। या फिर गिलोस्वरस वो यूज़ कर सकते हैं खाली पेट में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में आप खान पान में, जैसे कि मूंग का दाल है, मसूर का दाल है, इससे लीवर डिजीज़ नहीं होता है, ये ठीक है। जैसे सहजन है, वो बिल्कुल मेडिसिनल प्लांट है, परवल है, ये सब चीज़ें खा के आपको नहीं हो सकता है। दही का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करिए। मतलब कि अगर पीरियडिकली अगर यूज़ किया जाए, रेगुलरिटी में नहीं करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक दही, उड़द का दाल, ये सब बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं करते जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी अगर कुछ आयुर्वेदिक अगर कुछ खान पान जो हम इस्तेमाल करें, और अगर वो इस्तेमाल करने से अगर हमारे जीवन में अगर हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, तो प्लीज़ वो बताइए हमारे दर्शकों को। गैस्ट्राइटिस में या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में सबसे पहले तो हमें कुछ पहले आहार विहार को छोड़ना होगा, जैसे कि राजमा, चना, मटर, जो रुक्ष आहार विहार है, जिसमें वातवर्धक आहार विहार है, उसको छोड़ना होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेद में ऐसा है कि जो बीमारी होती है उसके विरुद्ध हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। अगर उसी के सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए हमने किसी को औषधि दे दी और उसे हमने मना नहीं किया कि तुम राजमा, चना, मटर ये सब मत खाओ, तो उसको मेडिसिन कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि राजमा, चना, मटर बहुत ज़्यादा ये सब वातवर्धक आहार है। तो अगर उसको वातज ही व्याधि है और वातवर्धक आहार विहार भी खा रहा है, तो उसमें मुझे लगता है उसको आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसे हम ये बताएंगे रोगी व्यक्ति को कि आप आहार विहार को पहले कंट्रोल कीजिए, जिन चीज़ों से आपको दिक्कत होती है वो मत खाइए, उसके बाद आप औषधि खाइए। जी। तो मतलब जैसे अगर रोज़ाना, जैसे कि आपने बोला कि कुछ खाली एम्प्टी पेट अगर कुछ लिया जाए, तो क्या ऐसा कुछ इसमें भी है कि अगर कुछ एम्प्टी पेट अगर इंसान सुबह सुबह उठ के कंज्यूम करे तो वो ऐसी बीमारियों से दूर रह बिल्कुल। सकते हैं? इसमें अगर आपको एसिडिटी से बचना है तो खाली पेट से बचें आप, और एक तो गरिष्ठ भोजन से तो बचना ही है, बट खाली पेट में भी बहुत लोगों को एसिडिटी बनती है, सुबह सुबह ही बन जाएगी, वो स्टूल पास करके आया और उसको एसिडिटी बन गई। वर्तिका जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, मतलब एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अगर देखा जाए तो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ते जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे दर्शकों को पता हो कि मतलब ये डिज़ीज़ इतना ज़्यादा क्रोनिक होने के चांसेस हैं कि हमारी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक होंगे उनको आज के इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा और उन्हें एक स्वस्थ जीवन और सुखद जीवन कैसे रखना है उसकी प्रेरणा भी मिली होगी। इसी आशा के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम आपसे अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।